हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के जो सारे फॉर्मूलाज हैं कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को पोर्टफोलियो चैप्टर में जो फॉर्मूलाज हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। इससे पहले जितने सारे चैप्टर्स हैं आई होप आप लोगों को सभी के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। मैं आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करा दूँगी। फ़िलहाल हम आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट कर लेते हैं पोर्टफोलियो चैप्टर से रिलेटेड। पोर्टफोलियो चैप्टर में सबसे पहली चीज़ जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखती है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न क्या होता है। ठीक है, जितने सारे चैप्टर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें मोस्टली चैप्टर्स में आपको एटलीस्ट रिटर्न क्या होता है वो निकालना तो पूछा ही होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे रिटर्न के बारे में पूछा होता है। तो सबसे पहला डिस्कशन हम कर लेते हैं अबाउट रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का मतलब आप लोगों को पता होगा, फॉर्मूला भी पता है, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होता है। जो भी आपका इनफ्लो है उसमें से आप अपना आउटफ्लो अगर हटा दें तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने लगाए आज 1000 रुपये, उसके बदले में आपको इन फ्यूचर 1100 रुपीज़ रिसीव हुए। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपका क्या रिटर्न रहा इन दिस, तो आप क्या बोलोगे? 1100 मुझे मिले थे जिसमें से कि 1000 रुपीज़ की मेरी इन्वेस्टमेंट थी जो कि मेरे खुद के पैसे थे, वही मुझे वापस मिले हैं। तो फिर ओवर एंड अबव इन दिस इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिला? 100 रुपीज़। ठीक है, इसको ही तो आप अपना रिटर्न बता रहे होंगे। ठीक है, यानी कि इनफ्लो में से आप माइनस कर रहे हैं आउटफ्लो एंड आपको मिल रहा है आपका रिटर्न। ठीक है, इसी को मैंने बताया था कि आपको लिखना होता है इन दी परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज टर्म्स में इसको मेंशन करने के लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय बेस। के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताई थी कि आपको क्या देखना है कि आपका रिटर्न क्या है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो आपको एक्चुअली में इनफ्लो हुआ है वो अमाउंट कितना बड़ा है। ठीक है, तो जब आपको देखना है कि अमाउंट कितना बड़ा है तो किसके रिस्पेक्ट में देखना होगा? छोटे अमाउंट के रिस्पेक्ट में देखना होगा। यानी आपको जो बेस है वो रखना है आउटफ्लो इन 200, क्योंकि आपको परसेंटेज टर्म्स में आंसर चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि आउटफ्लो क्यों लिया है बेस में। आप एक बात समझने की कोशिश करना, आपने जब ये 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, आपको उसके बदले में 1100 रुपीज़ रिसीव हुए। आपको ये 1100 जो रिसीव हुए हैं, ठीक है, उसमें से 1000 की आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि 100 रुपीज़ का आपका रिटर्न है। ये रिटर्न आपको किस चीज़ के ऊपर हुआ है? अगर मैं पूछूँ ये रिटर्न आपको किस चीज़ के ऊपर हुआ है तो आप क्या बोलोगे? मैंने ये 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, इस वजह से मुझे ये 100 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, यानी कि 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 100 रुपीज़ का रिटर्न मिला है। क्या मैं 100 को 1100 माइनस 1000 लिख सकती हूँ, विच इज़ आर इनफ्लो माइनस आउटफ्लो? बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस में क्या लिखा है मैंने? आउटफ्लो। मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, हमें पता चल जाएगा कि रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में कितना आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप देखो इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। मान लीजिए आज आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर के चलते आपको जो भी इसकी लाइफ होगी उसकी ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीज़ें रिसीव होंगी विल बी योर इनफ्लो। ठीक है, क्या रिसीव होगा? डिविडेंड रिसीव होगा। और क्या रिसीव होगा? जब हम शेयर को बेच देंगे, जब हम शेयर को बेच देंगे तो हमें उसके बदले में क्या रिसीव हो जाएगा? प्राइस रिसीव हो जाएगा, जो भी प्राइस उस टाइम पे उस शेयर का चल रहा होगा, यानी कि P1। ठीक है, वो भी हमें रिसीव हो जाएगा। अब ये जो इनफ्लो है जो हमें शेयर की लाइफ की ड्यूरेशन में हमें डिविडेंड मिल रहा है, शेयर को जब बेच रहे हैं तो ये प्राइस मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने शेयर ख़रीदा था, इसीलिए तो हमें ये सारी जो इन्फ्लोज़ हैं ये इसीलिए हो रहे होंगे क्योंकि हमने ये शेयर ख़रीदा था। राइट, शेयर ख़रीदा था का मतलब हमने उसके लिए पैसे दिए होंगे। कौन से पैसे दिए होंगे? जो प्राइस है शेयर का टुडे, ठीक है, वो हमने पे किया होगा। इसकी वजह से हमें डिविडेंड का अमाउंट रिसीव हो रहा होगा और जब हम शेयर को बेच देंगे तो हमें P1 रिसीव होगा।
ठीक है, जो प्राइस एट द एंड है वो रिसीव होगा, करेक्ट। अब आउटफ्लो क्या है इसमें, ऑफ कोर्स P0, ठीक है, इंटू 100, यानी कि अगर आपको डिविडेंड बताया है, प्राइस बताए हुए हैं एट द ज़ीरो पीरियड और एट द फर्स्ट ईयर एंड, तो आप रिटर्न निकाल के बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला, राइट। आप लोगों को क्वेश्चन में दोनों ही तरीके से चीज़ें दी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई शेयर नहीं दिया, ठीक है, कुछ और ही चीज़ दी है, कोई बॉन्ड दिया है, कुछ दिया है, उसमें आपको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई शेयर दिया हुआ है जिसमें कि आपको डिविडेंड अमाउंट भी बताया है, जो प्राइजेज़ हैं एट द बिगिनिंग और एट द एंड, वो दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, तब आपको रिटर्न बताना है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी चीज़ आपको बताई हुई हो सकती है, आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन करनी है। फॉर्मूला तो आपने देख लिया, दिस इज़ योर इनफ्लो, दिस विल बी योर आउटफ्लो एंड दिस इज़ ऑल्सो आउटफ्लो। फॉर्मूला सेम है, रिटर्न का यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम है, इट्स जस्ट दैट कि फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया, जिस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया आपने उस तरीके से उसे मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि शेयर का रिटर्न जब आपसे पूछा गया तो आपको पता है कि उसके अंदर इनफ्लोज जो होते हैं वो सिर्फ डिविडेंड नहीं होते या सिर्फ प्राइस एट द एंड नहीं होता, डिविडेंड भी होता है, प्राइस एट द एंड भी होता है, तो आपने उसी तरीके से उसे मॉडिफाई करके देखा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया रिटर्न निकालने का। अब अगर आपको मान लीजिए रिटर्न्स दिए हुए हैं कि कोई शेयर है, ठीक है, कोई शेयर है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए ABC लिमिटेड का शेयर है, ठीक है। आपको क्या बोला इन्होंने, आपको दिए हैं 2010 से लेके 2024 तक के सारे रिटर्न्स। मान लीजिए कि आपको बताया कि 2010 से लेके अभी तक के रिटर्न्स हैं 11%, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, मतलब आपको सारे के सारे जो पास्ट ईयर्स के रिटर्न हैं वो सब मेंशन करके दे दिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका होगा, ठीक है, मतलब अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ऑब्वियसली देखो, आपको जब सारे के सारे पास्ट रिटर्न्स के बारे में पता है, जब आपको सारे पास्ट रिटर्न्स के बारे में पता है तो आप क्या करोगे, तो आप उन्हें एवरेज आउट कर लोगे, ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका क्या होना चाहिए इस शेयर से, राइट। जब आपको पास्ट डेटाज गिवन होते हैं तो आप क्या करते हो, उसका एवरेज निकालते हो, दैट बिकम्स योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। आप उसके बेस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हो कि रिटर्न इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली मान लीजिए अगर आपको 10 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सारे जो आपको रिटर्न्स मेंशन करके दिए हुए हैं, मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 व्हाटएवर, जितने भी आपको 10 साल के सारे रिटर्न्स मेंशन करके दिए हुए हैं, कुछ भी अमाउंट लिखा हुआ है, आप सबका सम कीजिए, ठीक है। सारे जो पास्ट रिटर्न्स हैं आप उनका सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे विद इन, एन इज़ व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 10 इन दिस केस, ठीक है। आप क्या निकालोगे, एवरेज अमाउंट निकालोगे, एवरेज रिटर्न निकालोगे, जिसके बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करोगे कि हमारा रिटर्न ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पास्ट जो है ना, जितने सारे रिटर्न्स हैं पास्ट में, उनके बेस पे भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो सकती हैं, ठीक है। देयर विल बी नो क्वेश्चन अबाउट इट कि पास्ट डेटा अगर आपको सारे के सारे रिटर्न्स मेंशन करके दिए हुए हैं तो अब उन्होंने कहा क्या करना है, सिंपली पास्ट के बेस पे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी है। कैसे बिल्ड करेंगे, एवरेज आउट करके, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ये जो आप शेयर था आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे थे, ठीक है, ABC लिमिटेड का शेयर था, आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे थे, ठीक है। आपको एक रिपोर्ट मिली, ठीक है, जिसमें कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके फ्यूचर के रिटर्न्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में ये रिटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी 5 अमाउंट दे दिए हैं उन्होंने, 5% दे दी हैं रिटर्न की, विच इज़, ठीक है, ये 5 उन्होंने आपको बता दी हैं कि ये 5 एक्सपेक्टेशंस हैं, आगे आने वाले टाइम में रिटर्न 10% भी हो सकता है, 15% हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है,
ठीक है। अब आप आज इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न को लेके कुछ ना कुछ तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करोगी, ठीक है। अगर पास्ट का डेटा होता तो हम क्या करते, नंबर उसको पूरा एवरेज आउट करते, ठीक है, सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आउट करके पता कर लेते, ठीक है। करंट ईयर का डेटा दिया होता तो ये हमें पता ही है, हम निकाल लेते रिटर्न कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो क्या किया, आपको फ्यूचर का डेटा दे दिया, ठीक है। तो जहाँ पे भी फ्यूचर की बात आती है वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाती है एक चीज़ की कि भाई ये रिटर्न एक्चुअली में होंगे भी या नहीं, ठीक है, 10% का रिटर्न मिलेगा भी या नहीं। तो क्या होगा, आपको साथ साथ इन सभी रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी, ठीक है। आपको क्या दिया होगा, इन सभी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी। आपको सिंपली क्या करना है, सभी परसेंटेजेस होंगे, सभी की आपको दी होगी 30, it's 50, it's 30 and 20, ठीक है। ये आपको दे दिए हैं प्रोबेबिलिटी। आपको सिंपली क्या करना है, अब जो भी रिटर्न है उसको उसकी पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी है उससे मल्टीप्लाई करना है, सबका सम करना है, आपके पास आ जाएगा एवरेज रिटर्न, ठीक है, विच इज़ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि फ्यूचर डेटा अगर आपको गिवन होगा कि फ्यूचर में रिटर्न ये होने वाला है, फ्यूचर में रिटर्न जो है वो 10% होगा, 15% होगा, वट एवर द केस में भी, तो आपको उसके साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी और आपको क्या करना है, सिंपली उस रिटर्न को उसकी इंडिविजुअल जो भी प्रोबेबिलिटी गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना है, सबका आपस में सम करना है। आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जो टोटल हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, जिसको कि हम एवरेज रिटर्न ही बोलते हैं। यानी कि आप ये चीज़ देख लेना, मैंने जहाँ पे भी आपको बोला है कि आपने एवरेज आउट किया है, मैंने आपको बताया कि आपका क्या निकल के आया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि आप इस चैप्टर के लिए एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्ड्स जो भी हैं वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है विच मीन्स आपको जो एवरेज रिटर्न है वो गिवन है, या फिर अगर आप एवरेज रिटर्न निकाल रहे हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप एटलीस्ट आप लोगों को रिटर्न किस किस फॉर्मेट में दिए होंगे, ठीक है, और आपको किस तरीके से फिर उनको मॉडिफाई करके एक्सपेक्टेड रिटर्न तक पहुंचना है, एवरेज रिटर्न तक पहुंचना है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एवरेज रिटर्न इज़ नथिंग बट मीन, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। यानी आप लोगों को रिटर्न निकालना पता है, रिटर्न के बेस पे अगर पास डेटा है तो क्या करना है, फ्यूचर डेटा है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। अब रिटर्न जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल रिटर्न, एक होता है कंपाउंडेड रिटर्न। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें डिफरेंस बताने की आपको ऐसा कुछ ज़रूरत है। सिंपल रिटर्न क्या होता है, कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। ये जो हमने अभी निकाला ना, दिस इज़ योर सिंपल रिटर्न, ठीक है। यहीं पे अगर आप जो सारे इनफ्लोज हैं वो आप कंसिडर करो विद इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंडेड रिटर्न बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सिंपल रिटर्न क्या होता है, कंपाउंडेड रिटर्न क्या होता है। अगर क्लियर नहीं है, म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर जो था उसके जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया था, ठीक है, वहाँ से आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अबाउट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी तक जो आपको रिटर्न निकालना मैंने बताया उसमें सभी में इंडिविजुअल एक शेयर था जिसका रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे भी मैंने बोला ये शेयर है ABC लिमिटेड का, यहाँ पे भी मैंने बोला कि ये शेयर है ABC लिमिटेड का। यहाँ पे जो आप इनफ्लोज कंसिडर कर रहे थे, देखो एक ही शेयर की बात हो रही थी, उसी का प्राइस एट दी एंड, एट द बिगिनिंग उसी का डिविडेंड, उसी का रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको एक पोर्टफोलियो गिवन हो जिसमें कि डिफरेंट शेयर्स हों और उनका रिटर्न आपको पता हो, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट शेयर्स गिवन है, A का, B का, C का, D एंड E का, ठीक है। डिफरेंट आपको शेयर्स दिए हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेटा गिवन हो कि आप A, B, C, D एंड E का रिटर्न निकालो, ठीक है।
तो आप उस डेटा की हेल्प से, जैसे ऊपर आपको पास्ट डेटाज गिवन थे, प्रेजेंट डेटाज गिवन थे, फ्यूचर डेटाज गिवन थे, उनके बेस पे आप रिटर्न निकाल रहे थे। तो अगर इंडिविजुअली आपको डेटा गिवन है तो रिटर्न निकालना तो कुछ मुश्किल होगा नहीं, इंडिविजुअली तो हम रिटर्न निकाल लेंगे। और क्या दिया हो सकता है, आपसे पूछा हो सकता है कि भाई रिटर्न बताओ ऑफ दिस पोर्टफोलियो, जिसमें कि ये सभी शेयर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे वेट। ठीक है, क्या निकालोगे, वेट। ए का वेट निकालोगे इन दिस पोर्टफोलियो, ठीक है, बी का वेट निकालोगे, सी का वेट निकालोगे, डी एंड ई का वेट निकाल लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, वेटेड एवरेज। सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखोगे तो आपको समझ में बहुत आराम से आ जाएंगी। आप सिंपली यहाँ पे वेट्स निकालोगे, रिटर्न आप निकाल चुके होंगे ऑलरेडी। आपको क्या करना है, सिंपली जो रिटर्न है ऑफ ए उसको करना है वेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई, रिटर्न ऑफ बी को करना है वेट ऑफ बी से मल्टीप्लाई, प्लस सो ऑन। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंपल एवरेज निकाल रहे थे, सिंपल एवरेज निकाल रहे थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपसे पोर्टफोलियो का पूछ लिया है रिटर्न, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हर शेयर की क्या वेटेज है इन दी टोटल पोर्टफोलियो, उस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड सिंपली उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज से हमारा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है, इट इज़ अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जिस किसी ने भी सिक्योरिटी एनालिसिस वाला वीडियो देखा है उसको ये चीज़ें याद होंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको समझाई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं इन डेप्थ आपको पोर्टफोलियो में बताऊँगी, बट फिर भी मैंने वहाँ पे भी आपको सारा ही कुछ बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे चीज़ें देखी हैं तो उनको रिकॉल करने की कोशिश करना, नहीं देखी हैं यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ओवरऑल रिस्क। ठीक है, यानी कि एक सिक्योरिटी है या फिर एक पोर्टफोलियो है, उसका क्या रिस्क है। ठीक है, ओवरऑल क्या रिस्क है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसका एवरेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट, यानी कि मीन से, मीन मैंने आपको भी ऊपर बताया, एवरेज जो आप निकालो ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकाल रहे हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मीन। मीन से बाकी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, इज़ द डेविएशन। ठीक है, मीन से कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो किस हिसाब से, कितनी अमाउंट से डेविएट कर रही हैं, इज़ द डेविएशन। और जब हम इस डेविएशन को एवरेज आउट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। टाइम देंगे इसको क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको दिया हुआ है प्राइस का डेटा, समथिंग लाइक दिस, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, आपको निकालना है सबसे पहले एवरेज, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, डेविएशन फ्रॉम द मीन का एवरेज। तो मीन पता होना चाहिए, मीन के बाद क्या पता होना चाहिए कि बाकी की वैल्यूज़ कितना डेविएट कर रही हैं। देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मीन पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि डेविएशंस क्या हैं, फिर इस डेविएशन को आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, कहाँ पहुँचोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, यानी सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, मीन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मीन, मीन का मतलब मैंने क्या बोला, इट इज़ एवरेज, इट इज़ व्हाट, एवरेज ऑफ द डेटा। ठीक है, एवरेज आउट करो, कैसे आएगा, दिस इज़ द साइन फॉर मीन। ठीक है, एक्स बार अगर आप कर दोगे, जैसे डेटा को अगर आप एक्स मेंशन कर रहे हो तो एक्स का बार जो है इट विल बी मीन। ठीक है, चलिए क्या करोगे, 100 प्लस 200
प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन होती तो मैं सिंपली क्या करती, 100 को मल्टीप्लाई करती विद दी प्रोबेबिलिटी, 200 को भी करती, 300 400 500 को करती, इनका सम करती और मेरे पास मीन निकल के आ जाता। ठीक है, ये चीज़ तो डिस्कस की हमने। बट यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इट लुक्स लाइक कि कुछ पास्ट का डेटा इन्होंने दिया हुआ है कि प्राइस ये हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं दी। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं दी इनकी, दिस मीन्स पास्ट डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 5, राइट। कितना आएगा, 1500 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू 300। ठीक है, यानी कि इसमें मीन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 300। यानी कि यहाँ पे आप लिख लो कि मीन आ रहा है हमारा 300। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने, मीन पता चल गया। अब हमें क्या देखना है कि मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं वैल्यूज़, यानी कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये मीन से कितनी दूर हैं। ठीक है, यानी आपको करना है x माइनस एक्स बार। ठीक है, करेंगे क्या आएगा, 100 माइनस 300 विल बी 200, 200 माइनस 300 विल बी 0, 100 एंड 200। ठीक है, अब आप देखो x माइनस एक्स बार आपने निकाला। ठीक है, आप कहाँ पहुँच गए, डेविएशन पे। ठीक है, आपने क्या बोला था, यहाँ पे मीन है, मीन से डेविएशन निकालो, डेविएशन का एवरेज आउट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो इसका एवरेज निकालना ज़रा, अब निकालो इसका एवरेज। क्या इसका सम 0 आएगा, अब 0 को डिवाइड करेंगे बाय 5, आंसर तो 0 ही रहेगा, राइट। यानी कि क्या बोलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 0, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डेविएशन है, इस डेविएशन का जब हम सम कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, इस डेविएशन का जब आप सम कर रहे हो तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसका एवरेज भी कर लोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो गई। बट इतना तो हमें ये चीज़ देख के समझ में आ रही है कि मीन से जो बाकी की सारी वैल्यूज़ हैं वो डेविएट तो कर रही हैं। ठीक है, यानी एवरेज वैल्यू से बाकी की जितनी सारी वैल्यूज़ हैं वो डेविएट तो कर रही हैं, चेंज तो हो रही हैं, वेरी तो कर रही हैं। बट पॉइंट इज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 क्यों आ रहा है, मतलब जब हम पूरा कुछ जैसा जैसा लिखा है इसमें, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ मीन, तो हमने क्या किया, मीन निकाला, डेविएशन निकाली, एवरेज निकाला, आंसर गलत क्यों आ रहा है। पॉइंट इज़ कि जब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो चीज़ कंसिडर आपने की है x माइनस एक्स बार, इसमें कुछ डेटा ऐसा है जो नेगेटिव फिगर्स हैं। ठीक है, और कुछ पॉजिटिव फिगर्स हैं जो कि आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ रहा है 0। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इनका अगर सम कर रहे हैं हम, दिस इज़ दी साइन फॉर दी सम। ठीक है, दी टोटल। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो डेविएशन हमारी 0 सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो नेगेटिव फिगर्स हैं और जो पॉजिटिव फिगर्स हैं वो आपस में एक दूसरे का इफ़ेक्ट नलीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आंसर सही इस वजह से नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था कि साइन को हटा दिया जाए। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी के मालिक तो है नहीं भाई कि साइन खुद ही लिख दें 200 100 0 100 200 ख़त्म, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो, आप एक चीज़ सोचो, अगर आप इस नेगेटिव फिगर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार को स्क्वायर कर देना है। ठीक है, x माइनस एक्स बार का आपको स्क्वायर निकालना है, ये अपने आप जो आपकी ये नेगेटिव फिगर्स हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका 40,000 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो सारी ही
फिगर्स जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई हैं, एक दूसरे का इफ़ेक्ट भी जो है वो नलिफाई नहीं कर रही अब ये, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको कंसिडर करना है कि ये हमारी डेविएशंस हैं, क्योंकि डेविएशन का एक्चुअली में अगर हम बिना स्क्वायर निकाले अगर हम सम कर रहे थे तो हमारी डेविएशन गलत आ रही थी, क्योंकि इफ़ेक्ट नलिफाई हो जा रहा था। इसे हमने क्या किया, स्क्वायर किया ताकि इफ़ेक्ट नलिफाई ना कर पाएँ वो। अब इसे हम अपना डेविएशन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डेविएशन का एवरेज करना है। एवरेज कैसे करते थे हम, बताओ, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर पे हम पहुंच चुके हैं, इसे हम अपनी डेविएशन बता रहे हैं, इसको एवरेज आउट करना है। हमारे पास डेटा में प्रोबेबिलिटी तो नहीं थी कि हम इसको मल्टीप्लाई करें विद द प्रोबेबिलिटी, सारे अमाउंट्स निकालें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, एंड में निकालें सम और ये एवरेज आउट ही होके आएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यानी कि ये चीज़ तो अब हमें नहीं करनी है। हमें करना क्या है, सिंपली हमें डेटा जो गिवन था वो पास डेटा था। पास डेटा के केस में हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है विद n टू एवरेज आउट, राइट। n क्या है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा विद 5। यानी अब हमें क्या करना है, दिस इज़ योर 50,000 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 आपको करना है। आपके पास आ रहा है 20,000। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि क्या ये जो हमने निकाला है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अगर नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये क्या है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने क्या किया था, अपना आंसर सही निकालने के लिए जो एक्चुअल में जो डेविएशंस थी उसको क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। यानी कि हमने डेविएशन कंसिडर नहीं की थी, डेविएशन का स्क्वायर कंसिडर किया था, राइट। यानी कि यहाँ पे अब हमें अगर एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन पता करनी है तो हमें ये जो अमाउंट हमारे पास निकल के आया है इसे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ताकि वो जो हमने पहले स्क्वायर किया है उसका इफेक्ट नलिफाई हो सके, ठीक है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कम्स आउट टू 141.42, ठीक है। आई गेस मैंने स्क्वायर बोला, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 20,000 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, कम्स आउट टू 141.42, ठीक है। दिस विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का प्रोसेस सिंपली क्या था, आपको मीन निकालना था, मीन से डेविएशंस निकालनी थी, डेविएशंस का एवरेज करना था, ये काम था हमारा। बट हमने बीच प्रोसेस में क्या चीज़ की, हमें डेविएशंस जो थी वो सही नहीं आ रही थी, हमें लग रहा था डेविएशंस जो हैं गलत आ रही हैं, हमने वो डेविएशंस ठीक करने के लिए स्क्वायर किया था, ठीक है। तो जब हम एक्चुअली में अब अपना आंसर निकालना चाहते हैं तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, उस स्क्वायर जो हमने किया था उस स्क्वायर को हमें नलिफाई करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। यानी कि स्क्वायर रूट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आया, तो ये क्या था, ये 20,000 क्या है, इसको हम बोलते हैं वेरायंस। क्या बोलते हैं, वेरायंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख लो, वेरायंस इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, या फिर आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, वेरायंस का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्लियरली। क्या डेविएशंस थी, डेविएशन का स्क्वायर क्यों किया है, फिर किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है, सब कुछ मैंने आपको सिर्फ एक लाइन से बताया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, उसी से मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशन प्रोसेस आपका फ्लो करेगा, ठीक है। एक लाइन थी विच वॉज एवरेज ऑफ डेविएशंस from the mean is standard deviation, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और
आप ये लाइन अगर याद कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको एज सच ये प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ समझ में आ गई तो आप सिंपली बहुत आराम से इस लाइन के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्लो था वो आप ड्रॉ खुद ही से कर पाएंगे, ठीक है। एक बार प्रोबेबिलिटी वाला केस लेके भी बता देती हूँ सो दैट आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो कि कहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी से किस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करना है, कौन सी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। यहाँ पे जो था ये सारा पास डेटा पे बेस था, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय n किया। जहाँ पे भी एवरेज आउट निकालना था हमने क्या किया, n से डिवाइड किया। चाहे हमें जब मीन निकालना था तब भी हमने 5 से डिवाइड किया। जहाँ पे हमें एवरेज निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वहाँ पे भी हमने n से डिवाइड किया। बट अगर क्वेश्चन में डेटा दिया है फ्यूचर का और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है तो आपको क्या करना है वो बात यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो में जितनी चीज़ें आप समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, बाद में आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। एक्स आप वही कंसिडर कर लो 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। मान लीजिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, मीन्स ये जो डेटा है ये पास्ट डेटा नहीं है, दिस इज़ द डेटा फॉर द फ्यूचर, ठीक है। मान लीजिए आपको दी हुई है प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब पॉइंट इज़ करना क्या है, करना तो वही सेम चीज़ है। क्या बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एवरेज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, यानी पहले मीन निकालना है, मीन से डेविएशंस निकालनी है, डेविएशन का एवरेज करना है, कहाँ पहुँचेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है। चलो निकालते हैं मीन, ठीक है। मीन के लिए मैंने क्या बताया आपको, आपको करना है x, ये जो x है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद p, ठीक है, और इसका सम करना है। सिंपल, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। यही बताया था ना ऊपर, देख लो एक बार। जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्यूचर का डेटा गिवन है तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, सबका सम करना है, आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसमें तो आपको n से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चीज़ें एवरेज आउट ही हो रही हैं, ठीक है। और निकालना भी क्या होता है, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। निकालना भी क्या है, एवरेज। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एवरेज ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.10 कम्स आउट टू 10, ठीक है। 40, 200 इंटू 0.2 इज़ 40, 300 इंटू 0.3 इज़ 90, 400 इंटू 0.2 इज़ 80 एंड 500 इंटू 0.3 इज़ 150, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना उसको 0.10 कर लेना क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये चीज़ हमें सबको पता है, एग्जांपल ड्राफ्ट करने में थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, मैंने यहाँ पे 0.20 लिख दिया था 10 की जगह, यहाँ पे आपका 40 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली अगर हम इसका सम निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। निकालो सम कितना आ रहा है, 150 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 10 कम्स आउट टू 330, ठीक है। यानी कि मीन हमारे पास क्या आ रहा है, 330। अब हम क्या करेंगे, क्या करते थे हम, x बार लिखते थे यहाँ पे 330 का, ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या करते थे, डेविएशन निकालनी है। मीन निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डेविएशन निकालना, यही सीखा था हमने। मीन निकाला, मीन से डेविएशन निकालनी है। अब चलिए निकालिए डेविएशन, कितनी आएगी, x माइनस x बार करना है, राइट। 100 माइनस 330 इज़ माइनस 230, ठीक है। 200 माइनस 330 इज़ माइनस 130, ठीक है। 300 माइनस 330 इज़ माइनस 30, इट इज़ 130 एंड 230, ठीक है। अब आप देखो करना क्या था,
डेविएशंस का एवरेज करना था, बट हमें पता था कि अगर हम सिंपली x माइनस एक्स बार को एवरेज कर देंगे तो हमारी डेविएशंस गलत आएंगी, ठीक है। तो डेविएशंस को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल रहे थे, ठीक है, सो दैट ये जो नेगेटिव साइंस हैं ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएं और जो बाकी के पॉजिटिव फिगर्स हैं, ठीक है, उनका इफ़ेक्ट नलिफाई ना हो सके, ठीक है, डेविएशंस एटलीस्ट करेक्ट कंसिडर हो पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 230 का स्क्वायर निकालेंगे, कम्स आउट टू 52900, 130 का स्क्वायर निकालेंगे, कम्स आउट टू 16900 एंड 30 का स्क्वायर होता है हमारे पास 900। चलिए, ठीक है, अब क्या करना है हमें, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया हमने, सो दैट हम बोलेंगे कि अब ये हमारी डेविएशंस नहीं है, ये हमारी डेविएशंस हैं। अब करना क्या था, एवरेज करना था डेविएशंस का। अब मैं इसे डिवाइड बाय n करूं या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूं, आप बताओ। n से तो डिवाइड करना नहीं होगा क्योंकि पास डेटा तो है ही नहीं है कि मैं n से डिवाइड करके निकालूं डेविएशंस, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालना भी है तो मैं n क्यों कंसिडर करूँगी जब ये पास का डेटा है ही नहीं, ये डेटा कब का है, फ्यूचर का, तो प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ p फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मीन निकालना पड़ता है, मीन से डेविएशंस देखनी पड़ती हैं, डेविएशंस का एवरेज करना होता है। एवरेज करने के लिए या मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा विद n या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। पास डेटा होता तो मैं डिवाइड बाय n करती, बट डेटा कब का है, फ्यूचर का डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, 52900 को मल्टीप्लाई करना है विद 0.1, कम्स आउट टू 5290 एंड 16900 को मुझे मल्टीप्लाई करना है विद 0.2, कम्स आउट टू 3380, 0.3 को मल्टीप्लाई करना है विद 900, इट इज़ 270, देन 16900 को भी करना है मुझे समथिंग लाइक दैट, एंड 550 को करना है 0.3 से, 52900 को करना है मुझे 0.3 से, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, अब डेविएशंस का एवरेज सम करके निकल जाएगा, ठीक है। निकालो सम कितना आ रहा है, 1690, 270, 3380, 5290, 26500, ठीक है। ये क्या है, अब एवरेज निकल गया, यानी क्या मैं इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूँ, आंसर इज़ नो। अभी हमने ऊपर सीखा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोसेस में हमने एक चीज़ मॉडिफाई की थी, विच वॉज स्क्वायरिंग अप द डेविएशंस, ठीक है। हमने क्या किया था, स्क्वायर निकाल दिया था डेविएशंस का, यानी कि हमें पहले वो वाला इफेक्ट नलिफाई करना पड़ेगा, देन हम पहुँचेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, यानी कि बिना इफेक्ट के हम कहाँ पहुँचते हैं, वेराइंस पे, ठीक है। दिस इज़ वेराइंस, एंड वेराइंस का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल लेते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, विच इज़ कमिंग आउट टू 162.79, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का टेबल किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगी, वो चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में एक दो छोटी छोटी सी बातें जो कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, लॉजिकल हैं, आपको समझ में आएंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, अगर डेविएशंस हाई हैं, मीन्स हाई फ्लक्चुएशंस आर देयर, ठीक है, डेविएशंस क्या है, हाई हैं, तो क्या होगा, हाई रिस्क। अगर डेविएशंस ज़्यादा हैं, यानी कि एवरेज वैल्यू से डेविएशंस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आज आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें कि आपको मैंने बोला था कि पास डेटाज आपको गिवन है कि आपका जो रिटर्न है वो कुछ इस तरीके का रहा है पास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है।
आप क्या कर रहे थे, पास्ट के बेस पे फ्यूचर्स की एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ कर रहे थे, यानी आप निकाल रहे थे इसका एवरेज, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने निकाला, दिस मीन्स आपको क्या पता चल रहा है, देखो एवरेज निकाला मीन्स आपने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर ली ऑलरेडी, ठीक है, कि ये मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। जब आपने इसका एवरेज निकाला, जितने सारे रिटर्न्स आपको दिए हुए थे आपने उसका एवरेज निकाला, दिस मीन्स आपने अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न वहाँ पे फिक्स कर लिया, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड तो मेरे पास आई गया ना एवरेज निकाल के, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपने निकाला कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है इस शेयर का, ठीक है। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है, ठीक है, डेविएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। डेविएशन का मतलब क्या है कि इस एवरेज वैल्यू से बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, यानी कि मान लीजिए देखो आपने तो एवरेज को अपना एक्सपेक्टेड बना लिया, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही हैं, मीन्स फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यानी कि आपका रिटर्न अगर ऊपर चला गया तो बहुत ऊपर भी जा सकता है और नीचे गया तो बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। हाई फ्लक्चुएशंस मीन्स हाई रिस्क, ठीक है, फ्लक्चुएशंस है ही नहीं, ठीक है, यानी कि शेयर का जो रिटर्न आपने निकाला, एवरेज रिटर्न निकाला, एवरेज से बाकी की वैल्यू डेविएट ही नहीं कर रही, ज़ीरो फ्लक्चुएशंस है, तो क्या हो जाएगा, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर तो कोई रिस्क है ही नहीं, जब फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा रिटर्न हमारा, तो रिस्क किस चीज़ का, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क तो तभी होगा ना जब वैल्यू एक्चुअली में डेविएट कर रही होगी, वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होगी, राइट। नेक्स्ट, इफ़ देर इज़ लो फ्लक्चुएशंस, ठीक है, यानी कि आपने एवरेज वैल्यू पे डिटरमाइन कर लिया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, आपने क्या किया, एवरेज वैल्यू पे डिटरमाइन कर लिया अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। उस एवरेज वैल्यू से बाकी की वैल्यू कुछ ज़्यादा डेविएट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो भी थोड़ा ही बढ़ेगा इससे, और कम हुआ तो भी थोड़ा ही कम हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या है, फ्लक्चुएशंस बहुत कम है, एवरेज वैल्यू से फ्लक्चुएट जो है बाकी की वैल्यूज़ वो बहुत कम फ्लक्चुएट कर रही हैं, मीन्स देयर विल बी लो रिस्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, लो फ्लक्चुएशंस हैं तो उससे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं अबाउट दी सिक्योरिटी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और समझ में आ गई है ना चीज़ें, ये जितना कुछ मैंने बताया है अभी तक, अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक चीज़ मैं बताना भूल गई शायद, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं विद दिस, जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसको हम लिखते हैं लाइक दिस, ठीक है। और तो फिर वेरिएंस को कैसे लिखते होंगे, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज़ वेरिएंस, तो इस तरीके से वेरिएंस को डिनोट करते होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डोंट कंफ्यूज वेरिएशन विद वेरिएंस, ठीक है। वेरिएशन मीन्स कितना वेरी कर रहा है, मीन्स दिस इज़ डेविएशन ओनली, ठीक है। आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं, दिस सिंपली मीन्स डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पर यूनिट ऑफ मीन, यानी कि पर यूनिट ऑफ मीन मीन्स हर एक यूनिट ऑफ मीन पे कितना डेविएशन है, यानी कि पर यूनिट टर्म्स में तो हमें क्या रखना है, मीन, ठीक है। पर यूनिट टर्म्स में तो मीन आ गया ना। पर यूनिट मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको बोला कि मान लीजिए मैंने आपको लिख के दिया है ₹80 के 1 kg एप्पल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं पूछा कि 1 kg एप्पल का क्या प्राइस है, तो आप किस तरीके से लिखते हो, 80 पर kg, ठीक है। पर यूनिट टर्म्स में क्या लिखा आपने, kgs, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे क्या बोला है कि पर यूनिट ऑफ मीन पे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन्स पर यूनिट के लिए जो आप चीज़ लिखोगे वो क्या लिखोगे, मीन लिखोगे, यानी बेस में क्या आएगा, मीन आएगा,
ठीक है। और क्या रखना पड़ेगा ऊपर, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है ना कि हर पर यूनिट ऑफ मीन पे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है हर यूनिट ऑफ मीन पे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हो रहा है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है डिवाइड करना है विद द मीन, ठीक है। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ जो स्टॉक्स है ना उन्हें कंपेयर करना है, ठीक है। दो स्टॉक्स हैं मान लीजिए ए एंड बी, आपको आपस में उन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा स्टॉक रिस्की है, कौन सा स्टॉक लेस रिस्की है, सो दैट आप लेस रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। अब आप उस चीज़ के लिए क्या करोगे, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, रिस्क, ठीक है। यानी हम क्या देखेंगे, रिस्क कितना है ये देखेंगे, और क्या देखेंगे, रिस्क है तो रिटर्न है, रिस्क है तो रिटर्न है, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, आप रिस्क देखोगे ऑफ अ सिक्योरिटी, और फिर उस रिस्क के बेस पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी देखोगे, फिर कंपेयर करोगे विद दी अदर स्टॉक का रिस्क एंड रिटर्न, और फिर आप डिसाइड कर लोगे कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी दोनों के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, यानी कि रिस्क निकाला, दोनों ही जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, ठीक है। और आप ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि कितने रिस्क के लिए कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। आप इसी से कंपेयर करोगे ना, मान लो एक स्टॉक है जिसमें आपको 10% का रिस्क है बट आपका रिटर्न 15% है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है जिसमें रिस्क 10% ही है बट रिटर्न 20% है, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स विद लो रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। लेवल ऑफ रिस्क तो सेम ही है बट रिटर्न इस वाले में ज़्यादा है, बी स्टॉक में ज़्यादा है, ए में कम है, तो आप तो बी को सिलेक्ट करोगे, ए को क्या करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिया हो कि 15% रिस्क है और 20% रिटर्न है, अब कैसे निकालोगे, अब क्या करोगे, ये थोड़ी बोलोगे कि 10% रिस्क पे 15% का रिटर्न है, 15 पे 20 का है, तो बात बराबर सी लग रही है, 5% का डिफरेंस है दोनों में, कर लोगे क्या ऐसा, क्या करोगे, अब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करोगे, देखोगे कौन सा बेनिफिशियल है स्टॉक और उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये कब होगा, जब रिस्क सेम डायरेक्शंस में हो, यानी हाई ही रिस्क है और कुछ पर्टिकुलर रिटर्न है फॉर देयर इंडिविजुअल रिस्क्स, आपको डिटरमाइन करना है कौन सा स्टॉक बेटर है, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करके पहुंच सकते हो कहाँ पे, इस डिसीजन पे कि आपको कौन सा स्टॉक दोनों में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि आपसे यही पूछा होगा कि कौन सा स्टॉक आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पे चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिख रही होंगी, ठीक है। एमसीक्यू में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है ड्राफ्ट करके कि भाई कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो कई जगह तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कि ये वाले स्टॉक तो आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 स्टॉक दे दिए, सबके इंडिविजुअल रिस्क बता दिए, रिटर्न बता दिए, कुछ तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएंगे कि ये तो सिलेक्ट करने ही नहीं है, बट कुछ जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आपको ये चीज़ डिटरमाइन करनी पड़े कि भाई अब कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो उस केस में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और उसके बेस पे आपको डिसाइड करके बताना है कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ कोरिलेशन, ठीक है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। को रिलेशन मीन्स आपस में रिलेशन निकालना है,
आपस में किस किस का रिलेशन निकाल सकते हैं? एक स्टॉक का निकाल सकते हैं दूसरे स्टॉक के साथ, ठीक है, या फिर एक स्टॉक का निकाल सकते हैं विद द मार्केट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। आप एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक के साथ निकालोगे तो भी वो कोरिलेशन ही है। आप एक स्टॉक का मार्केट के साथ निकाल रहे हो रिलेशन, तो वो कोरिलेशन ही है ना। मार्केट के साथ निकालोगे तो कोरिलेशन विद द मार्केट है, अदरवाइज कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक्स है, ठीक है तो कोरिलेशन ही। अब कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली आप क्या कर रहे हो, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो दोनों स्टॉक्स का या स्टॉक का विद द मार्केट कंबाइंड करके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं पहले। मान लीजिए कि कोरिलेशन मैं आपको समझा रही हूँ मार्केट के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का भी सेम ही है, मार्केट के साथ निकालोगे तो भी सेम ही है, मैं मार्केट टर्म्स में आपको बता रही हूँ। मान लीजिए एक स्टॉक है ए और है मार्केट, ठीक है। मार्केट में जो रेट है मान लीजिए वो है 20,000, यानी निफ्टी पॉइंट्स जो है वो 20,000 है, और ए जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 2,000 है, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट टाइम जो मार्केट में चेंज आया, यानी निफ्टी पॉइंट्स में जब चेंज आया तो निफ्टी पॉइंट्स गिर के हो गए 15,000, ठीक है। तो आपका शेयर जो है वो भी गिर के कितना हो गया? 1500, ठीक है। नेक्स्ट जो मार्केट है उसका रेट हो गया 10,000, ठीक है, निफ्टी पॉइंट जो है वो 10,000 पे पहुंच गया, तो आपका जो स्टॉक है ए उसका प्राइस कितना हो गया? 1000, ठीक है। अब आप देखो 20,000 से मार्केट कहाँ गिरी? 15,000 पे, यानी चेंज कितना आया? आप देखो 20,000 से 15,000 पे आ गई, यानी कि आप देखो कितना चेंज आया इसमें, 25% का चेंज आया, यानी कि आप 20,000 को माइनस कर दो 25%, कितना आया? 25% का चेंज मार्केट में आया, ठीक है। अब आप देखो स्टॉक में कितना चेंज आया? 25%, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट मार्केट गिरी 20,000 नहीं हुई, 10,000 हुई। दिस इज़ द सेकंड केस, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकंड केस कि मार्केट 20 से सीधा कहाँ पहुँच गई? 10 पे, तो शेयर का प्राइस भी देखो 2,000 से कहाँ पहुँच गया? 1000 पे, यानी कि 50% चेंज आया मार्केट में, तो 50% से ही हमारा स्टॉक भी चेंज हुआ और सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ। मार्केट गिरी, स्टॉक गिरा, यही हुआ ना। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, एक तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब है देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इन केस मार्केट 20,000 से बढ़ के 25,000 हो जाती है, तो ए स्टॉक जो है आपका वो भी 2,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अगर मार्केट गिरेगी तो स्टॉक भी गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि डायरेक्शन तो सेम है ही, साथ में परसेंटेज भी एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। जिस रेट से मार्केट गिर रही है उसी रेट से आपका स्टॉक भी गिर रहा है, मीन्स दिस इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, देखो अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मीन्स कोरिलेशन कितना है? 1, पॉजिटिव 1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, परसेंटेज भी एक्चुअली में मैच करती है। अब ऐसा भी हो सकता था कि आपका जो मार्केट है और जो शेयर है, मान लीजिए मार्केट में आज प्राइस है 20,000 का, शेयर का प्राइस है 2,000, मार्केट का प्राइस बढ़ के हो जाता है 25,000 अगर, तो शेयर का प्राइस हो जाता है 2,300। सेकंड केस ले लेते हैं कि अगर मार्केट गिर के आ जाती है 15,000 पे, ठीक है, नहीं 15,000 पॉइंट्स पे आ जाता है निफ्टी, तो आपका जो शेयर है वो गिर के आ रहा है 1,300 पे, यानी कि आप देखो डायरेक्शन सेम है, मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। डायरेक्शन सेम है, दिस मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में। लेकिन आप देखो
मार्केट बढ़ी है, जिस रेट से, उस रेट से शेयर में चेंज नहीं आया है। भले ही अगर मार्केट में इंक्रीज़ आया तो शेयर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, बट सेम रेट से चेंज नहीं आया, सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आया, इसलिए हम इसे पॉजिटिव कोरिलेशन तो बोलेंगे बट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बोल सकते। दिस मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि इस केस में अब आपका जो कोरिलेशन है वो 0 से लेके 1 तक कहीं पे भी लाई कर सकता है, इनके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट है, आपका शेयर है, मार्केट आज है 20,000 पे तो आपका शेयर है 2,000 पे। फर्स्ट केस ले लेते हैं, मार्केट इंक्रीज़ होके हो गई 25,000, शेयर गिर गया 1800 पे। सेकंड केस है, मार्केट गिर गई 15,000 पे, शेयर आपका इंक्रीज़ होके आ गया 2500 पे। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रही है, शेयर का प्राइस गिर रहा है, मार्केट इंक्रीज़ हो रही है, शेयर का प्राइस गिर रहा है, मार्केट डिक्रीज़ हो रही है तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। तो क्या ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्या? आंसर इज नो, दिस इज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव ही है, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आपका शेयर मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है क्या? मार्केट बढ़ी 25% से, क्या शेयर 25% से गिरा क्या? आंसर इज नो, मीन्स दिस इज व्हाट, अदर देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा फिर, 25,000 पे आई, यानी 25% का अगर चेंज आया मार्केट में, मार्केट बढ़ेगी, शेयर गिरेगा बट विद द सेम रेट, यानी कि 25% से ही गिरेगा। आप देखो, अदर देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में आपका जो कोरिलेशन है वो लाई करेगा बिटवीन -1 to 0, इनके बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा। और यहीं पे अगर हम बात करें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की, विच मीन्स कि मार्केट है एंड ये शेयर है, मार्केट अगर 20,000 पे थी तो शेयर 2,000 का था, मार्केट 25,000 पे बढ़ी तो शेयर 1,500 पे पहुंच गया, यानी कि मार्केट में चेंज आया, अपसाइड मूवमेंट थी, यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट थी, यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन तो है। ऑल्सो रेट देखो 25% से बढ़ा तो ये 25% से गिरा है शेयर का प्राइस। ठीक है, यानी कि दिस इज़ व्हाट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के केस में आपका कोरिलेशन कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 विल बी योर कोरिलेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास बची है, मैंने आपको हर केस में क्या बोला, परफेक्ट नेगेटिव के केस में कोरिलेशन आएगा -1, परफेक्ट पॉजिटिव के केस में आएगा +1। ठीक है, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में आएगा 1 से लेके 0 के बीच में कहीं पे वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, 0 to 1 के बीच में वैल्यू कहीं पे लाई करेगी। ना मैंने ये बोला कि वैल्यू 0 होगी, ना मैंने बोला 1 होगी, क्योंकि 1 होगी मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, 0 हो जाएगी यानी कि कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है ना हमने पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो 0 तो नहीं हो सकती। मैंने क्या बोला, वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था, -1 to 0 के बीच में कहीं पे वैल्यू लाई करेगी, यानी कि एक लास्ट केस होगा हमारे पास जहाँ पे देयर विल बी 0 कोरिलेशन। ठीक है, यानी कि क्या होगा इस केस में, आप देखो, इस केस में आपकी मार्केट है, आपका शेयर है, मार्केट में प्राइस है 20,000, शेयर का प्राइस है 2,000। फर्स्ट केस है, मार्केट इंक्रीज़ हो गई 25,000 पे, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज़ होके हो गया 2200। यहाँ पे मार्केट और बढ़ गई 30,000 पे, यहाँ पे शेयर का प्राइस हो गया 1850। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये शेयर, कोई रिलेशन नहीं है इसका मार्केट से। मार्केट यहाँ पे बढ़ी है 25% से, ये शेयर बढ़ा बट नॉट विथ 25%।
5% का रेट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट और बढ़ी तो ये शेयर गिर गया, ऑल्सो रेट भी सेम नहीं है, सेम रेट से भी नहीं गिरा, ठीक है। यानी कि कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ज़ीरो कोरिलेशन यहाँ पे इस केस में आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को एटलीस्ट कोरिलेशन का मतलब समझ में आया होगा, कोरिलेशन कितने तरीके के होते हैं वो समझ में आया होगा, क्या चीज़ क्या मतलब अगर वैल्यू आपको दी हुई है कोरिलेशन की 1 तो वो क्या चीज़ आपको बताना चाहती है, क्या एक्सप्लेनेशन है उसकी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ, इसके आगे कोवेरेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोवेरेंस है, बीटा है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जितना समझाया है आज ये बेस है आपका, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं समझने वाली जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जितना सारा हमारा डिस्कशन था आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई भी डाउट है, आज ही वीडियो जब आप देख रहे हो यही वाला पार्ट जब आप देख रहे हो, सेम डे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर करवा लेना। नेक्स्ट पार्ट पे तभी मूव करना जब आपका एटलीस्ट इतना पोर्शन क्लियर आपके दिमाग में हो गया हो, ठीक है। सो दैट आपको पोर्टफोलियो चैप्टर जो है बहुत हैवी लगता है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में नहीं आते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती है, फ्लो किस तरीके से करेंगी, अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई क्यों करना है, इनसे डिवाइड क्यों करना है, कब करना है, क्यों करना है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि सारे पार्ट पहले देखे फिर कन्फ्यूजन अपने आप ही ड्रॉ करी फिर पूछा। इससे अच्छा जितना आज समझाया है उसमें अगर कोई भी डाउट है आपका, पहले कांटेक्ट करो, डाउट क्लियर करवाओ, तब आगे बढ़ना, ठीक है। आई होप जितनी चीज़ें हैं वो वैसे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बताया भी नहीं है, ठीक है। डिफ़िकल्ट तो अभी नेक्स्ट पार्ट में शुरू होगा, अभी जितना था इजी था, नेक्स्ट पार्ट में भी वो जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें भी आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज का डिस्कशन इतना ही। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो आप वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में नहीं बताना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आज का हमारा डिस्कशन इतना ही, नेक्स्ट पार्ट से आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।